आज की इस डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा के लिए हमने ढेरों रिसर्च पेपर्स, बायोलॉजी के आर्टिकल्स और एक बहुत ही शानदार 20 स्लाइड्स वाले स्टडी डेक को खंगाला है। हमारा मकसद है एक ऐसे विषय के सबसे ज़रूरी तथ्य बाहर निकालना जो हम सबके अस्तित्व की बुनियाद है। हाँ, और आज का हमारा विषय है कोशिका यानी सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हम बिल्कुल बेसिक जानकारी से लेकर एडवांस बायोलॉजी की गहराइयों तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी इतना दिलचस्प और ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे जीव विज्ञान की नींव है। चाहे सुनने वालों में से कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई बस ये समझना चाहता हो कि इंसानी शरीर आखिर काम कैसे करता है। सही कहा, कोशिका हर जीव का आधार है। और आज हमारा मकसद सिर्फ स्लाइड्स के तथ्यों को रटना या दोहराना नहीं, बल्कि हर तथ्य के पीछे का क्यों समझना है, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टडी डेक की पहली स्लाइड कोशिका की परिभाषा और उसके दायरे के बारे में बात करती है। इसमें बताया गया है कि कोशिका किसी भी जीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसे समझने के लिए ईंटों और मकान का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है हमारी पहली स्लाइड में। जैसे बहुत सारी ईंटें मिलकर एक पूरी इमारत खड़ी कर देती हैं, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर शरीर बनाती हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये कोई आम ईंटें नहीं हैं। हाँ, मतलब ये ऐसी स्मार्ट ईंटें हैं जो खुद जानती हैं कि उन्हें कब एक मजबूत दीवार बनना है और कब पानी की पाइपलाइन का हिस्सा बनना है। एकदम सटीक बात कही। ये स्मार्ट ईंट वाली एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। और अगर इसके दायरे यानी स्कोप की बात करें तो ये वाकई हैरान करने वाला है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, जिसका पूरा वजूद ही सिर्फ एक अकेली कोशिका पर टिका है, वहां से लेकर हम इंसानों जैसे विशाल बहुकोशिकीय जीवों तक सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं से ही बना है। तब सवाल ये उठता है कि इतनी सूक्ष्म चीज के बारे में हमें पता कैसे चला? तो दूसरी स्लाइड हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाती है। बात है साल 1665 की। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ देखा। उन्होंने इसे सेल नाम दिया। हाँ, लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो असल में मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल्स थीं। पेड़ की छाल का वो कॉर्क का टुकड़ा निर्जीव था। अच्छा, तो फिर पहली जीवित कोशिका किसने देखी थी? इसके कुछ समय बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल को तैरते हुए देखा। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी स्लाइड में एक और बड़ा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के और भी अंदर झांककर उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की। तो एग्जाम के नजरिए से सुनने वालों को ये याद रखना चाहिए कि हुक मतलब डेड सेल और ल्यूवेनहुक मतलब लिविंग सेल। ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पर, जहां से आधुनिक कोशिका सिद्धांत यानी मॉडर्न सेल थ्योरी का जन्म होता है। 1838 में एक बॉटनिस्ट थे श्लाइडन। उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं। और ठीक एक साल बाद 1839 में एक ज़ूलॉजिस्ट श्वान ने घोषणा की कि सभी जंतु यानी जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। श्वान ने एक और बड़ी बात नोटिस की थी जो बहुत अहम है। वो क्या थी? उन्होंने देखा कि जंतुओं की कोशिकाओं के बाहर कोई सख्त दीवार यानी सेल वॉल नहीं होती, जो कि पौधों में हमेशा पाई जाती है। लेकिन श्लाइडन और श्वान की इस थियोरी में एक बड़ी पहेली अनसुलझी रह गई थी। वो ये नहीं बता पाए कि ये नई कोशिकाएं अचानक हवा से तो प्रकट नहीं हो जाती, तो फिर ये आती कहां से है? और इसी गुत्थी को सुलझाया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। हमारी स्लाइड में उनका एक मशहूर लैटिन वाक्य प्रमुखता से दर्ज है, ओमने सेल्युला ए सेल्युला। ओमने सेल्युला ए सेल्युला सुनने में किसी रहस्यमय मंत्र जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक है। इसका सीधा सा मतलब है कि नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी यानी पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजित होने से ही बनती हैं। ये वाकई आधुनिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो चलिए यहाँ तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए। कोशिका क्या है, किसने खोजी और सेल थ्योरी क्या है। अब चौथी स्लाइड से हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं, प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरफ। ये विकास के नजरिए से सबसे बड़ा अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही प्राचीन या प्रिमिटिव प्रकार की होती हैं। इनका आकार महज 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है।
अगर हम इसे आसान भाषा में इमेजिन करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसे छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है जहां कोई अलग-अलग कमरे या दीवारें नहीं हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई झिल्ली से ढके हुए अंगक जिन्हें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं वो होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसी आलीशान हवेली की तरह विकसित या एडवांस्ड होती हैं। बिल्कुल, इनका आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें एक बहुत ही स्पष्ट ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और कई सारे अलग-अलग झिल्ली युक्त अंगक होते हैं जिनका अपना अपना खास काम होता है, हवेली के अलग-अलग कमरों की तरफ। तो अब अगली स्लाइड यानी स्लाइड 5 में देखते हैं कि एक प्रोकैरियोट के अंदर आखिर होता क्या है। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, वो शामिल हैं। जब हम बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं तो सबसे अनोखी चीज उसका डीएनए होती है। हमारी डीएनए के विपरीत इनका डीएनए किसी सुरक्षित तिजोरी या केंद्रक के अंदर बंद नहीं होता। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि यह नग्न यानी नेकेड अवस्था में कोशिका द्रव्य में बस ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। बिल्कुल, और इस बिखरे हुए हिस्से को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा इनमें केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया के आकार की बात करें तो स्लाइड में 4 मुख्य आकार बताए गए हैं। बैसिलस जो छड़ या लॉर्ड जैसे होते हैं, कोकस जो बिल्कुल गोल होते हैं, विब्रियो जो कॉमा के आकार के होते हैं और स्पिरिलम जो सर्पिल या स्प्रिंग की तरह मुड़े हुए होते हैं। ये वर्गीकरण एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब स्लाइड 6 पर आते हैं जो विकसित यूकैरियोटिक दुनिया की बात करती है। पादप बनाम जंतु कोशिका यानी प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। दोनों ही विकसित हैं, लेकिन दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। पौधे भाग नहीं सकते, वे एक ही जगह खड़े रहते हैं। और शायद इसीलिए प्लांट सेल में एक सख्त सेल वॉल, पौधों को रंग देने वाले प्लास्टिड्स और एक बहुत बड़ी रिक्तिका यानी सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होती है, क्योंकि पौधे बारिश, धूप या जानवरों से बचने के लिए कहीं छुप नहीं सकते। इसलिए उनकी कोशिकाओं को एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच चाहिए। और क्योंकि वे पानी की तलाश में चल नहीं सकते, इसलिए वे अपने अंदर पानी जमा करने के लिए एक बड़ी रिक्तिका रखते हैं। बिल्कुल सही। ये तीनों चीजें सेल वॉल, प्लास्टिड्स और बड़ी रिक्तिका जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, लेकिन जानवरों की कोशिकाओं के पास सेंट्रियोल्स नाम की एक खास संरचना होती है जो पौधों में नहीं पाई जाती। तो ये सेंट्रियोल्स करते क्या हैं? ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो अब स्लाइड 7 से हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर के अलग-अलग हिस्सों या ऑर्गेनेल्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इसे द गेट कीपर या द्वारपाल का नाम दिया गया है। यह एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है जिसमें लिपिड और प्रोटीन शामिल हैं। हमारे नोट्स में सिंगर और निकलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जिक्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आखिर है क्या? इसे मोज़ेक क्यों कहते हैं? देखिए, मोज़ेक एक तरह की कला होती है जिसमें छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाया जाता है। झिल्ली कोई कड़क दीवार नहीं है, बल्कि ये एक तरल समुद्र यानी फ्लूइड की तरह है जिसमें प्रोटीन के टुकड़े मोज़ेक की तरह तैरते रहते हैं। क्या बात है! और इसे गेटकीपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चयनात्मक यानी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये झिल्ली खुद ये तय करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पोषक तत्व आएगा और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। ये एक बेहद सख्त और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन जैसा कि हमने स्लाइड 8 में देखा, पौधों, कवक यानी फंगी और शैवाल को सिर्फ इस सिक्योरिटी सिस्टम से काम नहीं चलता। उन्हें एक और ढाल चाहिए, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जिसे द शील्ड कहा गया है। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि जंतुओं में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। ये ढाल कोशिका को एक निश्चित आकार, मजबूती और बाहरी झटकों से सुरक्षा देती है। और ये ढाल हर जीव में एक ही चीज से नहीं बनी होती ना। एकदम सही। पौधों में ये सेल वॉल सेल्यूलोज नाम के मजबूत पदार्थ की बनी होती है, जबकि फंगी यानी कवक में ये काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। चलिए, सुरक्षा और ढांचे की बात तो हो गई, लेकिन स्लाइड 9 एक बहुत ही अहम सवाल उठाती है, इस पूरी फैक्ट्री को चलाता कौन है? और जवाब है कोशिका का डायरेक्टर यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक असल में कोशिका का मस्तिष्क है, ब्रेन है। कोशिका के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे यही कंट्रोल करता है। अगर इसकी संरचना को देखें तो इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसकी बाहरी झिल्ली है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर का तरल है, न्यूक्लियोनस और क्रोमैटिन। और इसका सबसे बड़ा काम है हमारी आनुवंशिक जानकारी यानी डीएनए और गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखना। इसी स्लाइड में एक बड़ा ही अजीब और एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी तथ्य दिया गया है। हमारे खून में जो परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं यानी मैच्योर आरबीसी होती हैं, उनमें ये केंद्रक होता ही नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना। जब वे परिपक्व होती हैं तो वे अपने केंद्रक को ही बाहर निकाल देती हैं। ऐसा क्यों? ताकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। ये एक तरह का बलिदान है जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कोशिका देती है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अब स्लाइड 10 पर चलते हैं। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और यहाँ एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम करता है। हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा निकालने का काम यही करता है और उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में पैक कर देता है। एटीपी एक तरह से कोशिका की करेंसी है। इसकी बनावट भी बहुत खास है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। इसकी भीतरी झिल्ली में उंगलियों की तरह मुड़े हुए वलय होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये मुड़े हुए क्रिस्टी बहुत जरूरी हैं। ये मुड़ा हुआ आकार इसलिए होता है ताकि ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सतह यानी सरफेस एरिया मिल सके। इसमें एक और बात है जो इसे बाकी सारे हिस्सों से अलग बनाती है। स्लाइड में इसे अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनॉमस कहा गया है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से केंद्रक के आदेशों पर निर्भर नहीं है। इसके पास अपना खुद का अलग डीएनए और खुद के 70 एस राइबोसोम होते हैं जिससे ये अपने जरूरी प्रोटीन खुद बना सकता है। ये सच में एक रहस्यमयी तथ्य है। अब स्लाइड 11 की तरफ बढ़ते हैं जो पौधों की दुनिया से जुड़ी है। उनके पास लवक यानी प्लास्टिड्स होते हैं जिन्हें कोशिका का रसोई घर या द किचन कहा जाता है। पौधों को अपना खाना खुद बनाना होता है, इसलिए प्लास्टिड सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरा रंग यानी क्लोरोफिल होता है। यही सूरज की रोशनी पकड़कर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है। ये फूलों और फलों को लाल, पीला या नारंगी रंग देता है ताकि परागण या पॉलिनेशन के लिए कीड़े आकर्षित हो सकें। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो रंगीन होता है। इसका काम है बने हुए खाने जैसे स्टार्च और तेल को स्टोर करके रखना। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 12 पर आते हैं। अगर कोशिका के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए एक पूरा हाईवे सिस्टम बिछा हुआ है जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर कहते हैं। ये हाईवे सिस्टम 2 तरह का होता है। पहला है रफ यार। इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। इसका मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना। और दूसरा है स्मूथ ईआर जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये माइक्रोस्कोप में चिकना दिखता है। ये लिपिड यानी वसा का निर्माण करता है। लेकिन इसका एक और बहुत ही अहम काम है विषाहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे लिवर की कोशिकाओं में स्मूथ ईआर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो शरीर से जहरीले तत्वों और दवाइयों के असर को साफ करने का काम करता है। तो प्रोटीन और लिपिड बन तो गए, लेकिन अब स्लाइड 14 पूछती है कि इन्हें सही जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा। इसका जिम्मा है गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी का, जिसे कोशिका का पैकेजिंग यूनिट या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। जैसे एक पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को छांटकर उन पर ठप्पा लगाकर सही पते पर भेजा जाता है, वैसे ही गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले कच्चे प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करती है और उन्हें पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर सही जगह पर भेजती है। बिल्कुल। और इस स्लाइड का एक स्पेशल नोट ये है कि यही गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण भी करती है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। और लाइसोसोम का नाम सुनते ही स्लाइड 14 का वो बहुत ही खतरनाक सा टर्म दिमाग में आता है, सुसाइड बैग्स यानी आत्मघाती थैली। नाम थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन इसका काम शरीर को बचाने का है। इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, वो भरे होते हैं। आमतौर पर ये कोशिका के अंदर का कचरा साफ करता है, अपशिष्ट निपटान करता है। हाँ, लेकिन अगर कोई कोशिका डैमेज हो जाए या किसी वजह से सही से काम ना कर रही हो और बीमारी का रूप ले सकती हो, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं।
इसके शक्तिशाली एंजाइम अपने ही कोशिका को पचाकर नष्ट कर देते हैं। मतलब ये पूरे शरीर को बचाने के लिए एक कोशिका का आत्म बलिदान है। अब आते हैं स्लाइड 15 पर, राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये कोशिका का सबसे छोटा अंगक है और सबसे खास बात यह है कि इसके चारों तरफ कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका एकमात्र काम प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, प्रोकैरियोट्स में 70S और विकसित यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब बात आती है स्टोरेज की, जिसके लिए स्लाइड 16 में राजधानी यानी वैक्यूल को द स्टोरेज बिन कहा गया है। इसकी बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पौधों और जानवरों के बीच का वो बड़ा अंतर फिर से सामने आता है। पौधों में ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि ये कोशिका का 90% आयतन या वॉल्यूम घेर लेता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पौधों को एक दबाव, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, वो बनाए रखना होता है ताकि वे सीधे खड़े रह सकें और मुरझाएं नहीं। यह पानी, रस और उत्सर्जी पदार्थों को स्टोर करता है। जानवरों में ये या तो होता ही नहीं है या बहुत ही छोटा होता है। स्लाइड 17 हमें बताती है कि ये कोशिकाएं गति कैसे करती हैं और इनका विभाजन कैसे होता है। प्रचलन या लोकोमोशन के लिए सीलिया और फ्लैजुला जैसी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जो हम बैक्टीरिया या स्पर्म कोशिकाओं में देखते हैं। और कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोजोम काम आता है। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और गुणसूत्रों को अलग खींचने में मदद करते हैं। और सुनने वालों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सेंट्रियोल्स केवल और केवल जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं। तो अब हम पहुंच गए हैं स्लाइड 18 पर, जो एक क्विक रिकैप है। अगर हम इन सभी अंगों के उपनामों को एक बार तेजी से दोहराएं तो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट है किचन, न्यूक्लियस है ब्रेन या कंट्रोलर, लाइसोसोम है सुसाइड बैग, राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री और गोल्जी है पोस्ट ऑफिस। इन उपनामों से इनका काम याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल। और याद रखने की बात हो ही रही है तो स्लाइड 19 में हमारे पास कुछ मजेदार देसी मेमोरी ट्रिक्स हैं। इनमें से एक है PLKM फॉर्मूला। हाँ, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। P से प्रो यानी पुराना, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव या पुराना, L से लाइसोसोम जिसे लाश से जोड़ा गया है क्योंकि ये सुसाइड बैग है या डेड बॉडी को खत्म करता है, K से केंद्रक जो कंट्रोलर है, और M से माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटी, पावर या पावर हाउस। ये उन छात्रों के लिए एक मजेदार और असरदार तरीका है जो इन भारी भरकम शब्दों को आसानी से याद रखना चाहते हैं। और अब हमारी आखिरी स्लाइड 20 जो है सुपर हिट्स फॉर एग्जाम्स, यानी वो तथ्य जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी कहते हैं। इसका आकार सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग। तो इन 20 स्लाइड्स ने वास्तव में हमारे शरीर के अंदर चल रही इस पूरी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री का नक्शा हमारे सामने रख दिया है। अगर हम एक अंतिम त्वरित रिवीजन करें तो रॉबर्ट हुक की मृत कोशिका से लेकर ल्यूवेन हुक की जीवित कोशिका तक का सफर हमने देखा। फिर हमने एक प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल और एक जटिल यूकैरियोटिक सेल के बीच का अंतर समझा। हमने देखा कि कोशिका झिल्ली तय करती है क्या अंदर आएगा, केंद्रक निर्देश देता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और जरूरत पड़ने पर लाइसोसोम सब कुछ साफ कर देता है। ये एक बेहद संतुलित और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं कर सकता, सबको मिलकर ही जीवन को संभव बनाना होता है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम एक ऐसे गहरे विचार पर रोशनी डालना चाहेंगे जो सोचने का नजरिया बदल सकता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी कि इसके पास अपना खुद का DNA और खुद के राइबोसोम होते हैं जो इसे बाकी कोशिका से अलग बनाता है। हाँ, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व सा लगता है, जैसे ये कोई अलग ही जीव हो। बिल्कुल। विज्ञान में एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया असल में एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला बैक्टीरिया था।
फिर एक दिन एक बड़ी प्राचीन कोशिका ने उसे निगल लिया। लेकिन उसे पचाने के बजाय उन दोनों के बीच एक समझौता हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया ने उस बड़ी कोशिका के लिए ऊर्जा बनानी शुरू कर दी और बदले में उसे एक सुरक्षित घर मिल गया। ये विचार सच में दिमाग हिला देने वाला है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर जो पावर हाउस काम कर रहा है वो असल में किसी और जीव का वंशज हो सकता है जिसने हमारे पूर्वजों के साथ एक समझौता किया था। और अगर हम रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत ओमनिस सेल्युला इस सेल्युला को याद करें कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं लगातार मर रही हैं, तो क्या हम शारीरिक रूप से आज भी वही इंसान हैं जो हम 5 साल पहले थे? क्या हम पूरी तरह से एक हैं या अरबों सूक्ष्म जीवों की एक कॉलोनी? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो माइक्रोस्कोप से निकलकर सीधे जीवन के फलसफे से जुड़ जाता है। हम चाहेंगे कि सभी सुनने वाले इस विचार पर जरूर सोचें। विज्ञान सिर्फ तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी खुद की हस्ती पर सवाल उठाना और उसे गहराई से समझने का नाम है।